किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर ईरान के ऊपर हमला करता है। अगर आप ये कहें कि जंग बंदी हो चुकी है और जंग बंदी पिछले 2 महीनों से जारी है तो ये बिल्कुल भी बात दुरुस्त नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि हमने कल भी हमला किया और आज रात हम दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का लबो लहजा अब आपको तब्दील नजर आएगा कि ईरान ने मुआहदे तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। सबसे बड़ा खतरा मिडिल ईस्ट को है। अगर बहरीन के अंदर हमला हो सकता है, अगर यूएई के अंदर हमला हो सकता है तो ये हमले रुकेंगे नहीं, ये हमले बार बार होंगे। फिजाई ताकत और बमबारी के जरिए किसी कौम को हथियार डालने पर मजबूर करना नामुमकिन है। आप हमले कर लें और आप मजबूर करें कि वो हथियार फेंक दें, ऐसा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, खबर यह है कि अमरीकी अफवाज ने अपने जदीद तरीन अपाची हेलीकॉप्टर को गिराए जाने को जवाब बनाकर जनूबी ईरान पर रात गए शदीद फ़िज़ाई और मिसाइल हमले किए और जवाब में तेहरान ने बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरी फौज के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट को ड्रोन्स और उर्दन में एक फ़िज़ाई अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे की जाने वाली इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने एक बाकायदा बयान में कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ के दिफाई हमले अमरीकी सदर की हिदायत पर अपने दिफा में किए। दोस्तों, सेंट्रल कमांड ने मजीद वजाहत करते हुए ये भी कहा कि अमरीका का ये मिशन ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल रद्दअमल है और अब ये फ़िज़ाई हमले मुकम्मल कर लिए गए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इन हमलों में ख़ास तौर पर आबने हुर्मुज़ के करीब वाक़े ईरानी रडार और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। देखें, ये कार्रवाइयाँ ईरान के खिलाफ अमरीका कर रहा है और अमरीका ने ये कार्रवाइयाँ करनी थी, या ये इसराइल को मौका दिया जाता है या खुद किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर ईरान के ऊपर हमला करता है। अगर आप ये कहें कि जंग बंदी हो चुकी है और जंग बंदी पिछले 2 महीनों से जारी है तो ये बिल्कुल भी बात दुरुस्त नहीं होगी, चूँकि अमरीका ने हर उस महाज को इस्तेमाल किया, चाहे वो दिफाई हो, चाहे वो जंग का महाज हो, चाहे वो मईशत का महाज हो। इन महाजों को, सफारती महाजों को अमरीका ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि हमने कल भी हमला किया और आज रात हम दोबारा तुम्हारे ऊपर हमला करने जा रहे हैं। यानी ईरान को मिसाइलों से आज रात दोबारा टारगेट किया जाएगा और इसे जवाबी कार्रवाई कहा जाएगा जो 5th फ्लीट पे ईरान की तरफ से की गई। अपने बयान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो बामायनी हो। ईरान असूली तौर पर जोरी हथियार हासिल न करने पर रजामंद हो चुका, ताहम इस मुआहदे पर अभी दस्तखत होना बाकी है। अमरीकी सदर ने मजीद ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी थी। पाकिस्तान अब भी ईरान मामले पर कोशिश जारी रखे हुए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अच्छे दोस्त और बेहतरीन शख्सियात हैं। बहुत अच्छी बात है जी, आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क शहबाज साहब ने कर दिया है और अब तो खैर उनकी तब्दीली की बात यहाँ पर भी हो रही है। आज शहबाज शरीफ को यकीनन, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि सुख का साह आया होगा, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप आज भी उनकी तारीफ़ कर रहा है और ये तारीफ़ यकीनन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी नोट कर रही होगी और वहाँ भी यकीनन इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा होगा कि अमेरिका के यहाँ शहबाज शरीफ की एक एक्सेप्टेंस जो है वो मौजूद है। दोस्तों, मैं आपको ख़बर ये भी दे दूँ, क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, हर लम्हा खित्ते की सिचुएशन बदल रही है और तफसीलात के मुताबिक ओमान के करीब मुबैना अमरीकी हमले से ऑयल टैंकर्स में आग लग गई है और हमले का एक रुकन हलाक मेरी टाइम सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से खबर दी जा रही है। और खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर पर मौजूद 28 अफराद में से 24 भारतीय थे जिनको रेस्क्यू जो है वो किया गया। दोस्तों, अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी और रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सूबे हुर्मुज़गान के मशरकी इलाकों, साहिली शहर सेरक, बंदर अब्बास और ईरानी जजीरे कुशम समेत आबने हुर्मुज़ के इर्द गिर्द 6 धमाके रिकॉर्ड किए गए। ईरान ने तस्दीक की है कि मुल्क के जनूबी शहरों जसक और बंदर अब्बास के आसपास मन्नाब, सरक और कोहे मुबारक के देहातों को निशाना बनाया गया। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब के तर्जुमान ने नुकसानात की तफसील बताते हुए कहा कि अमरीकी हमलों से सेरक में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा है और 2 वाटर टैंक्स भी तबाह हुए। ताहम अब जनूबी ईरान में सूरत-ए-हाल इत्मीनान बख्श है। दोस्तों, ईरानी फौजी कमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में तस्दीक की है कि ये कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई और हमने खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। इस जवाबी कार्रवाई के तहत ईरान ने बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट यानी 5वीं बहरी बेड़े पर ड्रोन हमला किया, जबकि अरब और रूसी मीडिया ने यह दावा भी किया कि ईरान ने जिम के इलाके में अमरीका का एक इंतहाई महंगा और जदीद MQ-9 ड्रोन भी तबाह कर दिया। उर्दन में मौजूद अमरीकी F-35 जहाज़ों के हैंगर्स को भी निशाना बनाया गया।
दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ना लबो लहजा अब आपको तब्दील नजर आएगा। ताजा बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुआहदे तक पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, जिसकी इसे अब भारी कीमत चुकाना होगी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में दावा किया कि ईरान के पास अमलन अब कोई बहरी या फजाई फौज मौजूद नहीं, उनकी फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। उन्होंने ये भी दावा किया कि आब हुर्मुज़ से अमेरिका की मर्जी के बगैर कोई जहाज नहीं गुजर सकता। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुआहदे में बहुत ताखीर कर दी। ये मुआहदा इसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता था, मगर ईरान से बातें करता है, अमल नहीं करता। ट्रंप ने अपने बयान में एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि ईरान को अब इस ताखीर की कीमत चुकाना होगी। और बाद में फॉक्स न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी के मुताबिक सदर ट्रंप के साथ टेलीफोनिक इंटरव्यू के दौरान मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मामलात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई, जिसमें ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और मुमकिना मुस्तकबिल के इक़दाम का जिक्र भी आया। सदर ट्रंप ने ईरान के हवाले से सख्त और जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ये अगर ईरान ने मुआहदा ना किया तो वो ईरान में तवानाई के मराकज़ और पुलों को निशाना बनाने के लिए मज़ीद हमलों का हुक्म दे सकते हैं। ईरान को मुआहदा करने और अपने तहफ़्फ़ुज़ का मौका मिला था, तहम अब इसे मुमकिना तौर पर मज़ीद कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा, चूँकि वो मुज़ाकरात में उसने बहुत सुस्ती दिखाई। देखें, आपने हर महाज के ऊपर ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश की। सफ़ारती महाज के ऊपर भी आपकी कोशिशें पाकिस्तान के ज़रिए, चाइना के ज़रिए, रूस के ज़रिए जारी थी। यहाँ पर आपको कामयाबी नहीं मिली। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके देख लिया, यहाँ पर भी आपको कामयाबी नहीं मिली। आपने नेटो का महाज इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो भी आपसे भाग गए। यूरोपीय यूनियन के ममालिक को आपने अपने साथ मिलाने की कोशिश की और वहाँ पर भी आपको कामयाबी नहीं हुई। आपने इसराइल को अपनी प्रॉक्सी बनाकर ईरान के ऊपर हमला करने का कहा और बाद में कहा कि जनाब हमें तो पता ही नहीं था। हालांकि इकट्ठे दोनों अमेरिका और इसराइल हमला करते हैं ईरान के ऊपर, और इसराइल अगर हमला करे तो आप कहते हैं कि जनाब बहुत देर हो गई, हमें नहीं पता था और हमने उनको मना कर दिया। आपने प्रॉक्सी, आपने सफारती, आपने तमाम महाजों को अपना कर देख लिया और इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन आप ईरान के मामले में किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं कर सके। देखिए, किसी मुल्क के ऊपर हमला होता है ना, उसके पुल तबाह कर दिए जाएँ, उसके पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाए, उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को जिसे उन्होंने टारगेट किया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या आप बच जाएंगे? सबसे बड़ा खतरा मिडल ईस्ट को है। अगर बहरीन के अंदर हमला हो सकता है, अगर यूएई के अंदर हमला हो सकता है, तो ये हमले रुकेंगे नहीं, ये हमले बार बार होंगे। और जब तक आप खत्ते के अंदर बैठे हुए, ईरान खामोशी से पीछे नहीं हटेगा। एक ही तरीका था ना कि आप क़यादत को तब्दील करवा देते, वहाँ पर क़यादत चेंज हो जाए, वहाँ पर आपकी मर्जी की हुकूमत आ जाए। ये भी नहीं हुआ। आपके पास यूरेनियम हासिल करने का जो आपने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया था, वो भी आप उसे हासिल नहीं कर सके। तो अमेरिका इस जंग के अंदर बम गिराता है, मिसाइल मारता है, लेकिन बदले में उसे कामयाबी नहीं मिलती। तो आप दोबारा से हमले करें, आप पुलों को टारगेट करें और जो करना है आप कर लें, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि ईरान जंग वो जीत चुके या अपनी जीत का ऐलान करेंगे पुलों को गिराकर, तो पुल दोबारा बन जाते हैं। लेकिन जिस इमेज को अमेरिका ने ओवर द ईयर्स बनाया कि हम ताकतवर हैं, हम सबसे बड़े चौधरी हैं, वो इमेज जो है वो अब तार तार हो गया और अमेरिका के इस इमेज को ईरान ने मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फ़िज़ाई ताकत और बमबारी के ज़रिए किसी कौम को हथियार डालने पर मजबूर करना नामुमकिन है। आप हमले कर लें और आप मजबूर करें कि वो हथियार फेंक दें, ऐसा नहीं होगा। दुनिया ने देख लिया, गज़ा अपने महदूद रकबे और वसाइल के बावजूद 3 साल की मुसलसल जंग के बाद भी हथियार डालने पर मजबूर नहीं हुआ। इसी तरह वो ईरान को भी हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे और हम यकीनन हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी सदर का तकरीब से खिताब में मजीद ये भी कहना था कि शहादत हमारा फ़ख्र है, लेकिन जिस आसानी और साजिश के साथ हमारे रहबर और दीगर ओहदेदारों को शहीद किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ताज़ा तरीन अमरीकी हमलों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो हाकान फ़िदान हैं और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फ़रहान से लहदा टेलीफोन के ऊपर रब्ता किया और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत की है। एक बात आपने याद रखनी है कि इससे पहले जो ईरानी अवाम है वो मुतालबा कर चुकी है अपनी क़यादत से कि आप अपने मिसाइलों की रेंज को बढ़ाएं और हम इसराइल से आगे जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि एक डायरेक्ट हमला अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के ऊपर हो सकता है और ईरान अपनी क़यादत और अपनी शहादत के साथ मैदान के अंदर मौजूद है। दोस्तों, जनूबी ईरान में अमरीकी हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें ईरान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के ख़िलाफ़ वर्जी जो है वो करार दिया गया। ये जो गुफ्तगू इन्होंने दोनों जो शख्सियात हैं उनके साथ की और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को अपने दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है। इन हमलों के जवाब में ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की जवाबी कार्रवाइयाँ जायज़ हैं। अब जो ईरान की क़यादत है ना, जो सफारती महाज है, यहाँ से लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड ले रहे हैं।
جیسا ٹرکی سے بات ہوئی، سعودی عرب سے بات ہوئی کہ بھئی یہاں پر جو پراکسی جنگ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایران نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے سعودی عرب ہے. اور دوستوں سفارتی محاذ سے ایران ان دونوں ممالک کو بتا رہا ہے، سعودی عرب اور خاص طور پہ ٹرکی کو، کہ جب بھی تمہارے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایران نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور تمہیں چکنا رہنے کی ضرورت ہے. دوستو ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ ہم دشمن کی ہر قسم کی شرارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. گزشتہ رات ہم نے دشمن کے سامنے نہایت مضبوط انداز میں طاقت کا مظاہرہ کیا اور ثابت کر دیا کہ مسلح افواج ملک کے دفاع میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی. سفارتکاری اور میدان جنگ ایک ساتھ چلتے ہیں. اور دوستو ودن اسرائیل اب نیتن یاہو کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. اسرائیلی مصنف ہیں اور کالم نویس گڈیون لیوی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو اچھے سے پتہ لگ گیا کہ وہ ایران سے ہار چکا ہے، بس وہ مان نہیں رہا. گڈیون لیوی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شکست ماننا مشکل ہوتا ہے لیکن حقیقت اٹل ہے، اور ایران کو تباہ کرنا نیتن یاہو کی زندگی کا مشن تھا. لیکن جنگ کے 2 مرحلوں کے بعد اب اسرائیلی وزیر اعظم کو خوب پتہ چل چکا کہ اس کی زندگی کا مشن ادھورا رہ گیا. گڈیون لیوی نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل ایران میں اب تک اپنا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکا. اسرائیلی مصنف نے مزید یہ بھی کہا کہ امریکہ کو نظر انداز کر کے خود ایران سے لڑنے کا مشورہ دینے والے اسرائیلی وزیر دراصل تباہی کا سامان کر رہے ہیں. اسرائیل اگلے کسی حملے کے بعد بھی ایران کو شکست نہیں دے سکتا. دیکھیں یہ حملے ہوتے ہیں نا، یہ جو میزائل جنگ ہے اس میں آپ حملہ کرتے ہیں اور جوابی کارروائی ہوتی ہے. جب تک بوٹس آن گراؤنڈ کسی بھی ملک میں آپ کو نظر نہیں آتے نا، آپ اس ملک کی قیادت کو، آپ وہاں پہ قبضہ جب تک نہیں کرتے، کچھ علاقوں پہ کنٹرول حاصل نہیں کرتے، جنگیں نہیں جیتی جاتی. جب تک بوٹس آن گراؤنڈ آپ کو نظر نہیں آئیں گے کسی جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. امریکہ بار بار کہے نا کہ ہم نے ایران کو ہرا دیا، ایران کے پلے کچھ نہیں رہا، ہم پلوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم نے قیادت کو مار دیا. ٹھیک ہے آپ نے کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ایران آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے. ان کی اکانومی ہلی ضرور ہے. 47 سال سے جو حکومت قائم دائم ہے، وہ تمام حملے جو آپ نے ایران کے اوپر کیے اور 3000 سے زائد شہادتیں، اس کے باوجود ایران کو کمزور نہیں کر سکی. تو یہ جو میزائل اٹیک ہے یا ایئر اٹیکس، فضائی حملے جو ہوتے ہیں، ان کی ایک لائف ہے. یہ حملے شدید ہوتے ہیں. تو دوستو یہ حملے خطرناک بھی ہوتے ہیں، شدید بھی ہوں گے اور تباہی بھی ہوگی، لیکن جب تک اپنی فوج کو کسی ملک کی سرزمین پر نہیں اتارا جاتا آپ کو کامیابی کبھی نہیں ملے گی. دوستو ایک طرف ایران جنگ سے ساری دنیا پریشان ہے، دوسری طرف امریکہ نے اس آڑ میں اپنے خزانے دولت سے بھر لیے ہیں. امریکہ نے ایران اور مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے دوران توانائی کی عالمی منڈی میں پیدا ہونے والے بحران سے بھرپور فائدہ اٹھایا. جنگ کے باعث خام تیل کی سپلائی چین متاثر ہوئی اور قیمتیں $100 فی بیرل سے بھی اوپر چلی گئی، جس سے امریکہ جیسے بڑے تیل برآمد کنندہ ملک کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا. امریکہ کی مجموعی برآمدات ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، جبکہ تجارتی خسارے میں بھی کمی دیکھی گئی. امریکی محکمہ کامرس کے مطابق اپریل میں برآمدات 2.6% اضافے کے بعد $327.1 ارب تک پہنچ گئی، جو اب تک کی بلند ترین سطح ہے. اسی دوران امریکی تجارتی خسارہ 1.2% کم ہو کر $55.9 ارب رہ گیا. مارچ کے تجارتی خسارے کا تخمینہ بھی نظرثانی کے بعد $60.3 ارب سے کم کر کے $56.6 ارب کر دیا گیا. برآمدات میں اضافے کی بڑی وجہ اشیاء کی فروخت میں بہتری رہی. صرف اشیاء کی برآمدات 4.1% بڑھ کر $221.3 ارب سے تجاوز کر گئی. امریکی برآمدات میں سب سے نمایاں کردار پیٹرولیم مصنوعات کا رہا. دوستو مغربی ایشیا میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی. امریکہ جو تیل برآمد کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا. اور دوستو اپریل میں امریکہ کی پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات $36.7 ارب ہیں، جبکہ مارچ میں $27.6 ارب تھی. تو آپ کو یہ کافی انہوں نے نا اس جنگ سے فائدہ اٹھایا. اچھا یہ صرف اس طرح انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ جنگ کی جو انفارمیشن تھی، سٹاک ایکسچینج اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر بھی ان کے دوستوں نے بھی فائدہ اٹھایا. میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر پہلے بھی رپورٹنگ کی تھی، آپ کے سامنے بہت سارے حقائق رکھے. میں دوستوں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو وہاں سے خبر آ رہی ہے اور یہ دعویٰ ان کا ہے کہ ایران کے 3 ارب امریکی ڈالر مالیت کے اثاثے ابو ظہبی سے تہران جانے والی ایک پرواز کے ذریعے منتقل کیے گئے. اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا کہ حالیہ دنوں میں ابو ظہبی سے تہران جانے والی ایک پرواز کے ذریعے ایران کے 3 ارب ڈالر مالیت کے اثاثے تہران منتقل کیے گئے. رپورٹس کے مطابق یہ اقدام خطے میں مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا حصہ تھا.
اسرائیلی نشریاتی ادارے کون کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ اثاثے ابوظہبی سے تہران جانے والی ایک پرواز کے ذریعے منتقل کیے گئے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے بدلے ایران سے کہا گیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنے حملے روک دے۔ کون نے مزید دعویٰ کیا کہ اس منتقلی کے ساتھ ایک پیغام بھی بھیجا گیا جو مبینہ طور پر امریکہ کی جانب سے پہنچایا گیا تھا، جس میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اسرائیل لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں معطل کر دے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ پیغامات کے اس تبادلے میں ایک قطری وفد نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور اثاثے لے جانے والا طیارہ کامیابی سے تہران پہنچا۔ کچھ مغربی ذرائع نے یہ بھی اشارہ دیا کہ خلیج فارس کے کئی ممالک تہران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور اعتماد بحال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس خبر پر ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر لکھا کہ منجمد اثاثے خطے کے ممالک کو منتقل کیے جانے کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ ایسی رپورٹس ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے اور ہمارے خلاف اس قسم کے پروپیگنڈے جو ہیں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ دوستو، اگر ایران کے اثاثے منتقل کیے گئے تو یہ جو حملے ہیں اور جس طرح سے اسرائیل آپ کو UAE کے اندر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں نہ نظر آتا۔ یہ صرف پروپیگنڈا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کے جو نیوز آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس سے پہلے بھی خبریں دے چکے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ خبریں صرف پروپیگنڈا تھا، جھوٹ تھا اور اس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ